Hello, Assalamu alaikum students. I hope you all are good. Dear students, in the last lecture we finished the dark reaction of photosynthesis. We saw how in different plants, how different mechanisms operate and CO2 gets fixed with the help of assimilatory powers and we get glucose. We saw C3 जो plants है वो कैसे Calvin cycle से CO2 को fix करते हैं, Hatch-Slack pathway में कैसे fixation होती है CO2 की और succulents में कैसे CAM pathway चलता है और glucose की formation होती है. ठीक है, that means ये जो photosynthesis की process जो है वो complete हो गई. ठीक है, light reaction में photolysis हो गई. ठीक है, वहां पे फॉर्मेशन ऑफ एसिमिलेटरी पावर्स हो गए और डार्क रिएक्शन में वो एसिमिलेटरी पावर्स इस्तेमाल हो गए, CO2 को फिक्स किया और ग्लूकोज की फॉर्मेशन हो गई. ठीक है, नाउ वी आर लेफ्ट विद वन इंपॉर्टेंट टॉपिक इन दिस फोटोसिंथेसिस which is very important, that is photo respiration. In the last lectures मैंने आपको बोला था कि थोड़ा फोटो रेस्पिरेशन पे मैं बात कर रहा था कंटिन्यूअसली कि C3 प्लांट जो है उनमें फोटो रेस्पिरेशन देखने को मिलती है और C4 प्लांट जो है उनमें फोटो रेस्पिरेशन नहीं देखने को मिलती और उसका रीजन ये है कि उनमें जो सेल्स की अरेंजमेंट है जिसको हम क्रैन्स एनाटॉमी बोलते हैं, ठीक है, उसकी वजह से और रिबिस्को जो है वो प्रेजेंट होता है C4 प्लांट्स में कहां पे, बंडल शीथ सेल्स में रादर देन मीजोफिल सेल, जिसकी वजह से नेचुरल कंडीशंस में C4 प्लांट जो है वो फोटो रेस्पिरेशन नहीं दिखाते. फोटो रेस्पिरेशन इज मेनली द फीचर ऑफ C3 प्लांट्स और एज वेल एज कैम प्लांट्स भी थोड़ा फोटो रेस्पिरेशन दिखाते हैं. ठीक है, अब ये जो फोटो रेस्पिरेशन है चूंकि ये C3 प्लांट्स दिखाते हैं, ठीक है, रीजन क्या है ये फोटो रेस्पिरेशन दिखाने का और इस फोटो रेस्पिरेशन की वजह से नुकसान क्यों उठाना पड़ता है C3 प्लांट्स को एज फार एज द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इज कंसर्न, वो सारी चीजें हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे आज. ठीक है, सबसे पहले आप याद रखें यहाँ पे ये जो फोटो रेस्पिरेशन की टर्म जो है ये क्रॉटकॉव ने दी थी. It was given by Krotkov. This term of photo respiration was given by Krotkov. और ये जो फोटो रेस्पिरेशन का ये जो लफ्ज है इसका बैकग्राउंड क्या है एक्चुअली हमको पता है. जब हम ब्रीदिंग की बात करते हैं यूजुअली वी टॉक अबाउट इनटेक ऑफ ऑक्सीजन एंड एक्सहेलिंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. यहाँ पे भी कुछ वैसा ही होता है लाइट की वजह से. यहाँ पे क्या होता है, फोटो हियर स्टैंड्स फॉर लाइट, ठीक है, और लाइट की वजह से यहाँ पे होती है इनटेक ऑफ ऑक्सीजन होता है, ठीक है, और एक्सहेलिंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हो जाता है जो कि रेस्पिरेशन जैसा कॉन्सेप्ट है. ठीक है, इसी वजह से इसको हम नाम देते हैं फोटो रेस्पिरेशन. ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन एंटर करता है फोटोसिंथेटिक सेल्स में, ठीक है, C3 प्लांट्स के, और CO2 की एवोल्यूशन हो जाती है इन प्रेजेंस ऑफ लाइट. ठीक है, इसी वजह से इसको हम फोटो रेस्पिरेशन बोलते हैं. ये जो फोटो रेस्पिरेशन है इसके और भी बहुत सारे नाम है. इसको हम वारबर्ग इफेक्ट भी बोलते हैं. क्या बोलते हैं, वारबर्ग इफेक्ट. इसको हम C2 साइकिल भी बोलते हैं, C2 साइकिल, या इसको हम ग्लाइकोलेट साइकिल भी बोलते हैं, ग्लाइकोलेट साइकिल भी बोलते हैं, या इसको हम ग्लाइकोलेट साइकिल और मेटाबॉलिज्म, ग्लाइकोलेट मेटाबॉलिज्म भी बोलते हैं. और वी कैन ऑल्सो कॉल इट एज PCO साइकिल, PCO साइकिल, फोटोसिंथेटिक कार्बन ऑक्सीडेशन, फोटोसिंथेटिक कार्बन ऑक्सीडेशन. अब ये सारे नाम क्यों है इस फोटो रेस्पिरेशन के, जब हम अभी प्रोसेस को अंडरस्टैंड करेंगे तो ये भी हमको पता चलेगा कि ये नाम इस फोटो रेस्पिरेशन के बाकी नाम ऐसे क्यों है. ठीक है, ओके. अब सबसे पहले एक चीज आप याद रखें, थोड़ा पहले इंट्रोडक्टरी पार्ट पे आते हैं. ये जो फोटो रेस्पिरेशन का कॉन्सेप्ट है इट वॉज डिस्कवर्ड बाय 2 साइंटिस्ट. एक का नाम था डिकर एंड दूसरे साइंटिस्ट का नाम था टीओ. डिकर एंड टीओ ये 2 साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1959 में ये फोटो रेस्पिरेशन की प्रोसेस डिस्कवर की टोबैको प्लांट में. ठीक है, याद रखना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. टोबैको प्लांट में फोटो रेस्पिरेशन की प्रोसेस डिस्कवर की इन 2 साइंटिस्ट ने. बट एक्चुअली वे बैक इन 1920 देयर वाज अ साइंटिस्ट ऑटो वारबर्ग. ऑटो वारबर्ग, ये जो ऑटो वारबर्ग है इसने देखा व्हेन देयर इज इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इन एटमॉस्फेयर और इन फोटोसिंथेटिक सेल्स ऑफ एल्गी. इसने पहले एल्गी में ये देखा कि जब O2 कंसंट्रेशन एटमॉस्फेयर में ज्यादा हो गई तो ये जो एल्गी में फोटोसिंथेसिस है वो इनहिबिट हो गई या बहुत कम हो गई. ठीक है, और ये इफेक्ट फिर देखा गया बाकी ग्रीन प्लांट्स में भी जो कि मेनली C3 प्लांट्स है कि जब ऑक्सीजन कंसंट्रेशन एटमॉस्फेयर में CO2 से ज्यादा हो जाए या फोटोसिंथेटिक सेल्स में ज्यादा हो जाए तो फोटोसिंथेसिस इनहिबिट होती है या बहुत कम हो जाती है. ठीक है, इसी इफेक्ट का नाम पड़ा वारबर्ग इफेक्ट, वारबर्ग इफेक्ट. ठीक है, क्योंकि ये डिस्कवर किया किसने, वारबर्ग ने, तो नाम पड़ा वारबर्ग इफेक्ट. इसी की वजह से फोटो रेस्पिरेशन को भी हम क्या बोलते हैं, वारबर्ग इफेक्ट भी बोल सकते हैं. ठीक है, व्हाट इज वारबर्ग इफेक्ट, इट इज सिंपली the decrease or inhibition in the rate of photosynthesis when the
concentration of oxygen in the atmosphere increases. ठीक है, तो इसी वजह से ये जो ऑटो बर्ग है इसने ये इफेक्ट डिस्कवर किया जिसकी वजह से फोटो रेस्पिरेशन को हम वारबर्ग इफेक्ट भी बोलते हैं. बात क्लियर है? ओके. अब आगे देखते हैं ये जो फोटो रेस्पिरेशन है ये मेनली कौन दिखाते हैं? इट इज मेनली शोन बाय C3 प्लांट्स. ये फोटो रेस्पिरेशन जो है ये दिखाते हैं C3 प्लांट्स. C3 प्लांट्स ये फोटो रेस्पिरेशन दिखाते हैं. और क्यों दिखाते हैं? क्योंकि जब हाई लाइट इंटेंसिटी हो या हाई टेम्परेचर होता है, ठीक है, या जब ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होती है एटमॉस्फेयर में, तो इन C3 प्लांट्स को खतरा होता है फोटो ऑक्सीडेशन डैमेज का. फोटो ऑक्सीडेशन डैमेज का, दैट मींस लाइट की वजह से ऑक्सीडेशन का होना और फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनेल या जो सेल्स है उनमें डैमेज होना. ठीक है, तो इस डैमेज से बचने के लिए जो C3 प्लांट्स है ये क्या दिखाते हैं? फोटो रेस्पिरेशन दिखाते हैं. ठीक है, फोटो रेस्पिरेशन दिखाते. तो एक हिसाब से ये जो फोटो रेस्पिरेशन है ये डिफेंसिव मैकेनिज्म है किनका? C3 प्लांट्स का. बट इस मैकेनिज्म के चक्कर में क्या हो जाता है? एफिशिएंसी जो है, एफिशिएंसी जो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस की है, एफिशिएंसी ऑफ फोटोसिंथेसिस वो डिक्रीज हो जाती है, वो डिक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से ये फोटो रेस्पिरेशन को हम बोलते हैं इट्स ए वेस्टफुल प्रोसेस. इट इज अ वेस्टफुल प्रोसेस. वेस्टफुल प्रोसेस ये क्यों है? क्योंकि इसमें जो CO2 जो कि आपको पता है फोटोसिंथेसिस का रॉ मटेरियल है, ठीक है ना, उसकी एलिमिनेशन हो जाती है. दैट मींस रॉ मटेरियल कम हो जाता है. और साथ साथ इस फोटो रेस्पिरेशन के लिए इन प्लांट्स को एसिमुलेटरी पावर दैट इज ATP की भी एनर्जी लगती है. ठीक है, जरूरत पड़ती है. तो दैट मींस जो एनर्जी केल्विन साइकिल में लगती वो इस प्रोसेस में क्या हो जाती है? थोड़ी कम हो जाती है. तो एनर्जी भी कंज्यूम हो रही है और रॉ मटेरियल भी इन द फॉर्म ऑफ CO2 कम हो रहा है, जिसकी वजह से हम बोलते हैं ये जो फोटो रेस्पिरेशन है इट्स अ वेस्टफुल प्रोसेस. ठीक है, एक्चुअली मगर है क्या है? ये C3 प्लांट्स क्यों दिखाते हैं फोटो रेस्पिरेशन? टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम फोटो ऑक्सीडेशन डैमेज. बट इनमें इसकी वजह से क्या हो जाती है? एफिशिएंसी जो डार्क रिएक्शन की है, जो ग्लूकोज फॉर्मेशन की है, वो क्या हो जाती है? कम हो जाती है, क्योंकि रॉ मटेरियल जो है CO2 उसका एलिमिनेशन हो जाता है. और दैट मीन्स जब अगर 4 मॉलिक्यूल्स कार्बन के थे या कार्बन डाइऑक्साइड के थे, उसमें से अगर एक मॉलिक्यूल निकल गया तो रॉ मटेरियल में कमी आ गई. ठीक है, और साथ साथ इसमें एनर्जी भी लगती है. जो एनर्जी फोटोसिंथेसिस में इन द फॉर्म ऑफ ATP लगती है उसमें भी कमी आ जाती है, जिसकी वजह से ही ये वेस्टफुल प्रोसेस कहलाती है. आई होप कि आपको कोर कॉन्सेप्ट जो है वो समझ आ गया किसका? फोटो रेस्पिरेशन का. अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो कि नीट के लिहाज से आपको बहुत इंपॉर्टेंट याद रखनी है, दैट इज ये जो ये फोटो रेस्पिरेशन है, फोटो रेस्पिरेशन ये ऑपरेट करती है 3 ऑर्गेनेल्स में: क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सोसोम एंड माइटोकॉन्ड्रिया. ठीक है, 3 ऑर्गेनेल्स में ऑपरेट करता है: क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सोसोम एंड माइटोकॉन्ड्रिया. अब इनमें नीट के लिए ये भी इंपॉर्टेंट है कि क्लोरोप्लास्ट में कौन सा इवेंट हो रहा है, पेरोक्सोसोम में कौन सा इवेंट हो रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया में क्या हो रहा है, और CO2 की एलिमिनेशन किस ऑर्गेनेली में हो रही है. वो जब अभी हम मैकेनिज्म देखेंगे सिस्टमैटिकली तो पूरा हमको बात समझ आएगी डिटेल में. ठीक है, और एक चीज बिफोर गोइंग टू मैकेनिज्म आप याद रखिए, ये फोटो रेस्पिरेशन की जो गेम है एक्चुअली ये कंट्रोल कौन करता है? ये कंट्रोल करता है एंजाइम रुबिस्को. ठीक है ना, आपको मैंने बोला है ये जो रुबिस्को है इट हैज डुअल प्रॉपर्टी, इट हैज 2 बाइंडिंग साइट्स, वन फॉर कार्बन डाइऑक्साइड एंड वन फॉर ऑक्सीजन. ठीक है, और हमने देखा केल्विन साइकिल में कि कार्बोक्सिलेशन में मदद करता है रुबिस्को, कार्बोक्सिलेस बिहेव करता है, क्योंकि हमको पता है यूजुअली CO2 की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होती है तो इट फंक्शन एज कार्बोक्सिलेस. बट जब एटमॉस्फेयर में O2 कॉन्सेंट्रेशन या फोटोसिंथेटिक सेल्स में O2 कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो और साथ साथ हाई लाइट इंटेंसिटी हो, हाई लाइट इंटेंसिटी, ठीक है, या हाई टेम्परेचर जब होता है, हाई टेम्परेचर, ठीक है, तो उसकी वजह दैट मीन जब O2 कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगी तो CO2 कॉन्सेंट्रेशन लेस होगी. ठीक है ना, इन कंडीशंस में ये जो रुबिस्को है ये अपनी कैटालिटिक एक्टिविटी को अल्टर करता है. रादर देन behaving as carboxylase, that means rather than helping in carboxylation, it behaves as oxygenase. It behaves as oxygenase and helps in oxygenation और सिंपली ऑक्सीडेशन में मदद करता है. क्लियर है बात? तो केल्विन साइकिल में हमने देखा था RUBP जो है
ये CO2 को एक्सेप्ट करता है रुबिस्को की मदद से, मगर यहाँ पे रुबिस्को कार्बोक्सिलेज का काम करता है और हमको 3PGA मिल गया वहां पे, ठीक है। इट इज बिकॉज कि यहाँ पे CO2 कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है। बट जब ऐसी कंडीशन हो एटमॉस्फेयर में या फोटोसिंथेटिक सेल में O2 कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो और CO2 कॉन्सेंट्रेशन लेस हो और ये फीचर्स भी हो, तो रुबिस्को अपनी कैटालिटिक एक्टिविटी चेंज करता है। रादर देन बिहेविंग एज कार्बोक्सिलेज इट बिहेव्स एज ऑक्सीजनेज एंड हेल्प्स इन ऑक्सीजनेशन एंड या सिंपली ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो ओवरव्यू हमको फोटो रेस्पिरेशन का समझ आ गया, ठीक है। अब हम देखेंगे कि मैकेनिज्म कैसे ऑपरेट करता है, किस ऑर्गेनेली में कौन सी रिएक्शन होती है और क्यों इस साइकिल को हम C2 साइकिल बोलते हैं या PCO साइकिल भी बोलते हैं, ठीक है। वो हम देखेंगे इन मैकेनिज्म, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। तो मैकेनिज्म क्योंकि ऑपरेट करता है ये 3 ऑर्गेनेलीज में ये फोटो रेस्पिरेशन, तो वी विल टेक 3 ऑर्गेनेलीज। वन इज क्लोरोप्लास्ट, सेकेंड इज पेरोक्सिसोम, ठीक है, एंड थर्ड इज माइटोकॉन्ड्रिया। और इसी सीक्वेंस में भी इवेंट्स चलते हैं। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आप याद रखिएगा कि पहले काम होता है क्लोरोप्लास्ट में, उसके बाद काम आगे चलता है पेरोक्सिसोम में, उसके बाद कहां पे जाता है प्रोडक्ट्स माइटोकॉन्ड्रिया में, और फिर वापस प्रोडक्ट्स माइटोकॉन्ड्रिया से आते हैं पेरोक्सिसोम में और वापस क्लोरोप्लास्ट में। वी विल सी दैट, ओके। तो ये हम ऐसे रखेंगे यहाँ पे, दिस विल बी लाइक दिस, ओके। तो सबसे पहले अब यहाँ पे हम क्या रखेंगे, हम जो भी एनर्जेटिक्स लेंगे वी विल टेक दैट एक CO2 के मॉलिक्यूल के एवोल्यूशन के हिसाब से लेंगे, ठीक है, ओके। तो वी विल हियर टेक इज RuBP, ठीक है। RuBP आपको पता है इट्स ए 5 कार्बन कंपाउंड। इसके हम 2 मॉलिक्यूल्स लेंगे। कितने मॉलिक्यूल्स? 2 मॉलिक्यूल्स, ठीक है। अब जब एटमॉस्फेयर में या जो फोटोसिंथेटिक सेल्स में O2 कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है तो रुबिस्को बिहेव करेगा एज ऑक्सीजनेस, ठीक है ना। ये जो रुबिस्को है इट बिहेव्स एज ऑक्सीजनेस एंड इट विल एक्सेप्ट व्हाट, ऑक्सीजन रादर देन CO2, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन यहाँ पे होगी, ऑक्सीडेशन होगी, तो इसकी वजह से हमको 2 प्रोडक्ट्स यहाँ पे मिलते हैं। एक तो हमको मिलते हैं 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ 3PGA विच इज ए 3 कार्बन कंपाउंड, आपको पता है ये 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड जो कि फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट है कैल्विन साइकिल का, ठीक। और हमको मिलते हैं 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ फॉस्फोग्लाइकोलेट या फॉस्फोग्लाइकोलिक एसिड, ठीक है। ये फॉस्फोग्लाइकोलिक एसिड है, जो फॉस्फोग्लाइकोलेट है ये है 2 कार्बन कंपाउंड। क्लियर है बात? देखो ये जो RuBP है इट्स 5 कार्बन कंपाउंड और इससे हमको 2 प्रोडक्ट्स मिल गए, एक 3 कार्बन कंपाउंड और 2 कार्बन कंपाउंड। 3 और 2 हो गए 5, तो 5 आ गया बराबर हमको, ठीक है। अब ये जो फॉस्फोग्लाइकोलेट है यहाँ पे एंजाइम काम करेगा फॉस्फेटेस, फॉस्फेटेस एंजाइम काम करेगा और इस फॉस्फोग्लाइकोलेट से फॉस्फेट को रिमूव करेगा, ठीक है। फॉस्फेट को रिमूव करेगा, 2 मॉलिक्यूल्स है तो 2 फॉस्फेट्स रिमूव हो गए। बात समझ आ गई? तो हमको क्या मिलेगा, हमको मिलेंगे 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लाइकोलेट या ग्लाइकोलिक एसिड बोलेंगे, ठीक है। ये भी 2 कार्बन कंपाउंड है, ठीक है। अब ये जो सारे इवेंट्स अभी तक कहां पे हो रहे, क्लोरोप्लास्ट, और क्लोरोप्लास्ट में ही क्या बन गया, ग्लाइकोलेट बन गया। अब मैंने थोड़ी देर पहले आपको बोला है जो फोटो रेस्पिरेशन है इसको हम ग्लाइकोलेट साइकिल भी बोलते हैं या ग्लाइकोलिक एसिड साइकिल भी बोलते हैं या इसको हम C2 साइकिल भी बोलते हैं। वो क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें जो मेन कंपोनेंट है जिसकी मेटाबॉलिज्म होगी, जिससे क्या CO2 का रिमूवल होगा, इसकी ऑक्सीडेशन होगी और उसकी वजह से क्या हो जाएगा, हमको मिलेगा CO2, उसका रिलीज हो जाएगा। इसी वजह से इसको हम बोलते हैं फोटो रेस्पिरेशन को C2 साइकिल भी, क्योंकि ये जो ग्लाइकोलेट है या ग्लाइकोलिक एसिड जो है, ठीक है, इट्स ए 2 कार्बन कंपाउंड। 2 कार्बन कंपाउंड की वजह से हम बोलते हैं इट्स ए C2 साइकिल, या इसको हम ग्लाइकोलेट मेटाबॉलिज्म भी बोलते हैं या सिंपली इसको PCO फोटोसिंथेटिक कार्बन ऑक्सीडेशन, क्योंकि इसकी कंप्लीट ब्रेक ऑक्सीडेशन हो जाएगी ग्लाइकोलेट की और एलिमिनेशन हो जाएगा किसका, CO2 का। तो आपको समझ आ गई बात की ये जो फोटो रेस्पिरेशन है इसको बारबर्ग इफेक्ट भी क्यों बोलते हैं, C2 साइकिल भी क्यों बोलते हैं या ग्लाइकोलेट साइकिल या PCO साइकिल क्यों बोलते हैं। अब पूरा फोकस में रहेंगे। अभी जो ग्लाइकोलेट है या ग्लाइकोलिक एसिड जो है ये एंटर करेगा किसमें, पेरोक्सिसोम में। इट विल एंटर इनटू पेरोक्सिसोम, दैट मींस 2 मॉलिक्यूल्स ग्लाइकोलेट के या ग्लाइकोलेट के, ठीक है ना, जो 2 कार्बन कंपाउंड है ये एंटर किया पेरोक्सिसोम में। एक्चुअली इट्स लाइक दिस CH2OH COOH, ठीक है, इसका स्ट्रक्चर है, ठीक। और यहाँ पे पेरोक्सिसोम में क्या होगा कि ये जो ग्लाइकोलेट है ये कन्वर्ट होगा 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लाइऑक्सिलेट
ग्लाइऑक्सिलेट या सिंपली ग्लाइऑक्सिलिक एसिड, या मैं यहाँ पे ग्लाइऑक्सिलिक एसिड ही लिखूंगा, ग्लाइऑक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट होगा, विच इज ऑल्सो ए 2 कार्बन कंपाउंड। ग्लाइऑक्सिलिक एसिड में दैट मीन ऑक्सी ऐड हो गया यहाँ पे, दैट मीन्स ये जो ग्लाइकोलेट है यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो जाएगी फिर से, ठीक है, और वो ऑक्सीडेशन कौन करेगा, एंजाइम ऑक्सीडेस, दैट मीन्स एडिशन हो जाएगी यहाँ पे ऑक्सीजन की। बात समझ आ गई। अब ये जो ऑक्सीजन है यहां से ग्लाइकोलेट से ये हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा और हमको मिलेगा CHO दैट इज ग्लाइऑक्सिलिक एसिड हमको मिल गया, ठीक है। तो यहां से 2 हाइड्रोजन निकल गए, वो ऐड हो जाएंगे किसके साथ, इस ऑक्सीजन के साथ, तो हमको वापस मिलेगा हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड कहां पे बनता है, पेरोक्सिसोम। या आप जब सेल ऑर्गेनेलिज पढ़ते हैं यू नो पेरोक्सिसोम, सॉरी पेरोक्साइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो है ये इन्वॉल्वड है किसके साथ, पेरोक्सिसोम के साथ, ठीक है। तो ये जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड है फिर यहाँ पे एंजाइम कैटालेस काम करता है, आपको पता है ये कैटालेस, और इसको ब्रेक डाउन करता है किसमें, वाटर में और ऑक्सीजन में, ठीक है। ओके, तो हमको क्या मिला यहाँ पे, ऑक्सीडेशन होगी ग्लाइकोलेट की और क्या मिल गया, ग्लाइऑक्सिलेट या ग्लाइऑक्सिलिक एसिड मिल गया, ठीक है ना। ओके, और साथ साथ यहाँ पे हाइड्रोजन पेरोक्साइड भी बना, ये पेरोक्सिसोम बनाता है, पेरोक्सिसोम में बनता है, ठीक है। ओके, अब ये जो ग्लाइऑक्सिलिक एसिड जो है इसकी क्या हो जाएगी, ट्रांस एमाइनेशन, इसकी हो जाएगी ट्रांस एमाइनेशन, दैट मींस एडिशन ऑफ एमाइनो ग्रुप, एडिशन ऑफ एमाइनो ग्रुप यहां पे हो जाएगा, इसको एमाइन ग्रुप ऐड हो जाएगा, किसको, ग्लाइऑक्सिलिक एसिड को। जब एमाइनो ग्रुप ऐड हो जाएगा तो ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, एमाइनो एसिड ग्लाइसिन में। याद रखिएगा ग्लाइसिन बनता है पेरोक्सिसोम में, इट इज आल्सो ए 2 कार्बन कंपाउंड। क्लियर है बात। अब ट्रांस एमाइनेशन किस तरीके से, इस ग्लाइऑक्सिलिक एसिड को एमाइनो ग्रुप कौन देता है, इसको एमाइनो ग्रुप देता है ग्लूटामिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड देता है किसको, एमाइनो ग्रुप देता है इसको, ठीक है ना। ग्लाइऑक्सिलिक एसिड को कन्वर्ट करता है किसमें, ग्लाइसिन में। बट इस ग्लूटामिक एसिड से रिमूव हो गए 2 एमाइनो ग्रुप, ठीक है, और ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ अल्फा कीटो ग्लूटारेट, अल्फा कीटो ग्लूटारेट या अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड में ये कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि इसने रिलीज किए 2 एमाइनो ग्रुप्स, ठीक है ना। ओके, तो ये कन्वर्ट हो गया ग्लूटामिक एसिड किसमें, अल्फा कीटो ग्लूटारेट में, अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड में। अब ये जो ग्लाइसिन यहाँ पे बना, ये ग्लाइसिन पेरोक्सिसोम से माइग्रेट करेगा, डिफ्यूज हो जाएगा किसमें, ये जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया में। नाउ जो कुछ भी इवेंट्स माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहे हैं दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पूरा फोकस में याद रखेंगे, नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 2 मॉलिक्यूल जो है ग्लाइसिन के, ये माइटोकॉन्ड्रिया में है, ये 2 कार्बन कंपाउंड है। अब यही ग्लाइसिन जो है इससे हमको मिलेगा एक मॉलिक्यूल सीरीन का, serine is also amino acid but it's a 3 carbon compound, it is a 3 carbon compound। ये स्टेप सबसे इंपॉर्टेंट है नीट के लिहाज से, क्यों, ये जो ग्लाइसिन है इट्स 2 कार्बन का, मगर इसके 2 मॉलिक्यूल्स, दैट मींस 2 कार्बन के जब 2 मॉलिक्यूल हो गए 4 कार्बन है। अब इसी ग्लाइसिन की क्या हो जाती है, डी कार्बोक्सिलेशन, इसी ग्लाइसिन की हो जाती है डी कार्बोक्सिलेशन, दैट मींस एक कार्बन कम हो गया, तो दैट मींस जो प्रोडक्ट मिलेगा उसमें एक कार्बन कम होगा, तो सीरीन दैट इज 3 कार्बन कंपाउंड। क्लियर है बात। तो याद रखें माइटोकॉन्ड्रिया में ही डी कार्बोक्सिलेशन होती है, डी कार्बोक्सिलेशन से मतलब रिलीज हो जाता है क्या, CO2। वही हम बोल रहे हैं फोटो रेस्पिरेशन पढ़ रहे हैं कि यहाँ पे O2 एंटर किया और यहाँ पे CO2 रिलीज हो गया, रिलीज कहां पे हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया में हो गया, ठीक है। इसी वजह से इस प्रोसेस को हम फोटो रेस्पिरेशन बोलते हैं, ठीक है। CO2 याद रखिएगा रिलीज होता है किसमें, माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे डी कार्बोक्सिलेशन हो गई और यहाँ पे साथ साथ एमोनिया भी रिलीज हो जाता है, ठीक है। और साथ साथ यहाँ पे NAD पॉजिटिव को ऐड हो जाता है, यहां से हाइड्रोजन निकलता है वो इसको ऐड हो जाता है, तो NADH बनता है, ठीक है। तो 3-4 चीजें यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट हो रही है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखनी है, 2 ग्लाइसिन मॉलिक्यूल से माइटोकॉन्ड्रिया में हमको एक सीरीन का मॉलिक्यूल मिलता है, और CO2 की एलिमिनेशन, डी कार्बोक्सिलेशन यहीं पे होती है, कहां पे, माइटोकॉन्ड्रिया में भी होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में ही होती है, ठीक है। और साथ साथ एमोनिया भी बनता है, एमोनिया भी बनता है कहां पे, माइटोकॉन्ड्रिया में, याद रखिएगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अभी जो सीरीन है ये माइटोकॉन्ड्रिया से वापस माइग्रेट करेगा किसमें, इट विल अगेन माइग्रेट बैक इन पेरोक्सिसोम, एक मॉलिक्यूल सीरीन का, ठीक है, 3 कार्बन कंपाउंड। अभी जो सीरीन है इट विल रिलीज एमाइनो ग्रुप, इससे रिमूव होगा क्या, एमाइनो ग्रुप, एक ही ये सीरीन मॉलिक्यूल है। जब एक एमाइनो ग्रुप रिमूव हो जाएगा तो हमको मिलेगा एक मॉलिक्यूल
हाइड्रोक्सी पायरुविक एसिड, हाइड्रोक्सी पायरुविक एसिड आपको पता है इट्स 3 कार्बन कंपाउंड। क्लियर है बात? ओके तो ये जो ये अमाइनो ग्रुप यहां से रिलीज हो गया, अमाइनो ग्रुप रिलीज हो गया, ठीक है, वो किसके पास गया? वो गया वापस अल्फा कीटो ग्लूटेरेट के पास। बट इसने दो अमाइनो ग्रुप जब रिमूव हुए थे किससे? ग्लूटामिक एसिड से, तब जाके बना था अल्फा कीटो ग्लूटेरेट। मगर यहां से तो एक ही इसको मिल गया, एक यहां से जो एमोनिया है ये भी कौन पकड़ता है? अल्फा कीटो ग्लूटेरेट, और ये वापस कन्वर्ट हो जाता है किसमें? ग्लूटामिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। बात क्लियर है? अब ये जो हाइड्रोक्सी पायरुविक एसिड है इसकी हो जाएगी रिडक्शन। क्या हो जाएगी यहाँ पे? रिडक्शन, और लगेगा एंजाइम रिडक्टेस, रिडक्टेस लगेगा, ठीक है। दैट मीन्स NADH से वापस मिलेगा NAD पॉजिटिव। बात क्लियर है? तो जब रिडक्शन हो गई तो हमको मिलेगा यहाँ पे ग्लिसरिक एसिड, ग्लिसरिक एसिड का एक मॉलिक्यूल विच इज ऑल्सो ए 3 कार्बन कंपाउंड। बात क्लियर है? अब ग्लिसरिक एसिड भी कहां पे बना? पर ऑक्सीजोम में बना। अब ये जो ग्लिसरिक एसिड है ये पर ऑक्सीजोम से वापस करेगा माइग्रेट किसमें? पर इसमें क्लोरोप्लास्ट में, ग्लिसरिक एसिड, ठीक है, विच इज 3 कार्बन कंपाउंड। अब यहां पे इसकी क्या हो जाएगी? फॉस्फोराइलेशन हो जाएगी, ATP से मिलेगा ADP मिलेगा, और फॉस्फेट इसको ऐड हो जाएगा तो हमको मिलेगा 3PGA, 3PGA विच इज ऑल्सो ए 3 कार्बन कंपाउंड। यहां पे लगेगा एंजाइम काइनेस। वही मैं बोल रहा था, ये जो फोटो रेस्पिरेशन की प्रोसेस जो है इट इज ए वेस्टफुल प्रोसेस, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी इस्तेमाल होती है, ATP का नंबर कम हो जाता है जो कि डायरेक्ट रिएक्शन में इस्तेमाल होते हैं, और साथ साथ यहाँ पे CO2 रॉ मटेरियल भी कम हो गया जो कि रॉ मटेरियल है फॉर द डायरेक्ट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक है, जिसकी वजह से ही फोटो रेस्पिरेशन को हम क्या बोलते हैं? वेस्टफुल प्रोसेस। अब देखो ये यहाँ पे 4 कार्बन थे, 2 मॉलिक्यूल थे ग्लाइकोलेट के, ठीक, और उन 4 कार्बन में से एक कार्बन यहाँ पे रिमूव हो गया इन द फॉर्म ऑफ CO2। तो बुक्स में यूजुअली आप देखेंगे कि वहां पे लिखा होगा फोटो रेस्पिरेशन रिजल्ट इन द लॉस टू प्लांट बाय 25%, बाय 25%, और ये क्वाइट क्लियर है आपको 25%। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 4 कार्बन थे ग्लाइकोलेट में, इसी का मेटाबॉलिज्म हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया, और CO2 रिमूव हो गया, और उसके साथ कार्बन भी रिमूव हो गया। क्लियर है ना बात? 4 कार्बन में से जब एक कार्बन रिमूव होगा दैट मीन्स 100% में से 25% रिमूव हो गया। क्लियर है ना बात? इसी वजह से हम बोलते हैं कि फोटो रेस्पिरेशन रिजल्ट इज इन द लॉस टू प्लांट बाय फोटोसिंथेटिक लॉस बाय 25%, ठीक है। अब ये जो ग्लिसरिक एसिड जो है इससे जब इसकी फॉस्फोराइलेशन हो गई, ठीक, तो 3PGA बन गया। यहाँ पे भी हमको 3PGA बन गया था, ठीक है, और इनको कौन पकड़ेगा? RUBP पकड़ेगा, ठीक है, फिर से, और ये ऑपरेट करेगा किस में चलेंगे? कैल्विन साइकिल में एंटर होंगे 3PGA, और कैल्विन साइकिल फिर से चलेगा। बात क्लियर है? आई होप कि आपको फोटो रेस्पिरेशन का हर एक इवेंट समझ आ गया, स्पेशली माइटोकॉन्ड्रिया में क्या हो रहा है, ठीक है, और इसको ग्लाइकोलेट साइकिल क्यों बोलते हैं या इसको फोटो रेस्पिरेशन क्यों बोलते हैं? बिकॉज इनटेक ऑफ O2 हेयर एंड एक्सहेलिंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, एंड व्हाई इट इज अ सफरिंग प्रोसेस फॉर C3 प्लांट्स, क्योंकि यहाँ पे वेस्ट प्रोडक्ट भी, सॉरी, रॉ मटेरियल भी कम हो रहा है और एनर्जी भी इस्तेमाल हो रही है, ठीक है, और ये मजबूरी है C3 प्लांट्स की, क्योंकि उनको बचना है किससे? फोटो ऑक्सीडेशन डैमेज से, जिसकी वजह से वो ये प्रोसेस दिखाते हैं जो कि ऑपरेट करती है 3 ऑर्गेनेलिज्म में, क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम एंड माइटोकॉन्ड्रिया, इस पैटर्न में, और वापस माइटोकॉन्ड्रिया, पेरोक्सिसोम और क्लोरोप्लास्ट में प्रोडक्ट्स आते हैं, ठीक। आई होप कि आपको फोटो रेस्पिरेशन समझ आ गया। इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट लेक्चर वी आर लेफ्ट विद ओनली वन टॉपिक, दैट इज फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक है, और कुछ और टर्मिनोलॉजीज हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, लाइक ब्लैकमैन्स लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर, वो सारी चीजें इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो ये फोटोसिंथेसिस का जो टॉपिक है, सब टॉपिक है फिजियोलॉजी का, ये कंप्लीट हो